ने अगर ऐसा किया तो आप क्या करोगे? तो इसको बोलते हैं एबीसी। ये बिहेवियरल टूल होता है। तो हमको जो भी हमारे स्पेशल एजुकेटर है यहाँ पे जो हम बने हैं, हमको यही समझना है, हमें बच्चे ने क्यों किया पहले तो उसे समझना है, बहुत जरूरी। क्योंकि बिना कारण के कोई बच्चा नहीं करता, कोई बिना कारण के आप भी नहीं करते, हम भी नहीं करते, है ना। अगर कोई हमें कुछ बोलता है, हमने उल्टा जवाब दिया, क्यों? क्योंकि सामने वाले ने हमें ऐसे बोला। हमने बहुत अच्छे से रिप्लाई किया, क्यों? क्योंकि सामने वाले ने हमसे अच्छे से बात करी। तो यही चीज इन बच्चों के साथ भी होती है। ये बच्चे चाहे सेंसरी बिहेवियर हो अपना, या अपना किसी भी तरीके का बिहेवियर, अगर अच्छा बिहेवियर भी शो कर रहे हैं, अगर सेंसिटिव भी, अगर परेशान भी, तो उसके पीछे एक रीजन है। और वो बीइंग अ पेरेंट, बीइंग अ केयर गिवर, बीइंग अ टीचर, बीइंग अ एजुकेटर, वो आपको समझना है। एक दिन में आपको समझ में बिल्कुल नहीं आने वाला। आपको बच्चे को एनालाइज करना पड़ेगा, उसकी बॉडी लैंग्वेज समझनी पड़ेगी, उसकी इसीलिए बोलते हैं केस स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे का आईपी, उसका केस स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। उस बच्चे को आपको समझना पड़ेगा। लेकिन बच्चे को समझने से पहले अगर आपने उसके साथ नेगेटिव बिहेवियर कर दिया, तो बच्चा कभी आपके साथ बॉन्डिंग बना ही नहीं सकता, आप कुछ काम कर ही नहीं सकते। तो ये जो है, ये बहुत ही बड़ी डिफिकल्टी है कम्युनिकेशन की। क्योंकि ये नॉन वर्बल बच्चे की बात नहीं हो रही है। ये जिन जो ऑटिज्म है, जो भी बहुत लिमिटेड स्पीच होती है कई बच्चों की, हाँ ना, वो सिर्फ इतने में जवाब देते हैं, है ना। तो उनकी इतनी थॉट प्रोसेस नहीं होती कि वो आपकी बात समझे या अपनी बात समझा सकें। तो इसके लिए क्या है, बच्चे को समझना। दूसरी चीज, उनके साथ शॉर्ट वर्ड्स में, हाँ खाओगे, अच्छा बुरा, इस तरह से शॉर्ट वर्ड्स में बात करनी है। उनके साथ घुमा फिरा के बातें नहीं करनी, सरकाज में बातें नहीं करनी, हाँ हाँ तुम तो क्यों खाओगे, तुम तो ये खिचड़ी है, तुम तो खा ही नहीं सकते, ये नहीं। खिचड़ी आपको नहीं पसंद, क्या चाहिए बताओ, चॉइस दो। तो ये मैं इसलिए आप लोगों के साथ साझा कर रही हूँ कि क्योंकि ये चैलेंजेस जब आपके पास पेरेंट आएंगे, तो ये सबका रहेगा। तो आपको उनको यही एग्जाम्पल देना है, यही समझाना है कि ये काम एक पेरेंट का है, ये काम एक एजुकेटर का है, कि बच्चे को समझना और उसके लिए उसको अप्रोप्रिएट मीडियम देना, है ना। आपको क्या करना, अगर आप उसके साथ नेगेटिव बिहेवियर दिखाओगे, अगर उस टाइम पे मैं उसे डांटती, ये क्या कर रहा है, तू कुछ नहीं कर सकता, बेकार है, ये सब वो सब, तो वो मैं कभी नहीं जान पाती कि वो क्यों ऐसा कर रहा है, और वो भी कभी नहीं कन्वे कर पाता, वो इसी तरह के बिहेवियर दिखाता जाता है। तो कम्युनिकेशन यही सबसे बड़ा चैलेंज है ऑटिज्म में। और हमें ये कैसे दूर होगा, जब हम बच्चे को समझेंगे, और जब हम बच्चे से बॉन्डिंग बनाएंगे। क्योंकि एक बात हमेशा आती है, करेक्शन को रिलेशन, सबसे पहले हमें बच्चे के साथ रिलेशन बनाना है, उसके बाद बच्चे को करेक्ट करना है ना। पहले रिलेशन बनाना है, तब उसे करेक्ट करना है। ये नहीं कि पहले आते ही आप उसे सही चीज सिखाओ, नहीं तुम ऐसा करो, तुम वैसा करो, ये नहीं। फर्स्ट बिल्ड अ कनेक्शन, अपने और बच्चे के बीच आप कनेक्शन बनाओ, उसकी गलतियों को भी इंजॉय करो, उसकी जो मिट्टी में खेल रहा है वहीं उसके साथ डूब जाओ, जो वो कर रहा है आप उसमें इन्वॉल्व हो जाओ। पहले बच्चे के साथ अपना कनेक्शन बिल्ड करो, उसके बाद धीरे धीरे बच्चे को उसको करेक्शन कराओ उसको। जब आपके साथ एक बार बच्चे का कनेक्शन बन जाएगा ना, वो आपकी हर बात मानेगा, आप देखना। क्योंकि ये बच्चे तो इतने प्योर हार्ट होते हैं कि इनको आप जिस तरफ ले जाओगे उस तरफ ले जाता है। लेकिन उसके लिए पहले आपको इनकी दुनिया में जाना पड़ेगा। तो इसी एक डिफिकल्टी को मैं समझाना चाहूंगी। मुझे लगता है कि सभी के लिए समय शायद मैंने ज्यादा ले लिया है। दूसरा जो इनके साथ एक चैलेंज होता है, वो होता है स्ट्रगल इन डेली लाइफ में। जो रूटीन होता है ना, अगर उस रूटीन में ब्रेक हो जाए तो ये लोग परेशान हो जाते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। इसके पीछे भी कम्युनिकेशन ही है, क्योंकि उनको समझ नहीं आता ना क्या हो रहा है आसपास, कि हम तो ऐसा करते थे, आज हमने ऐसे कर दिया। तो स्ट्रगल स्ट्रगल विद चेंजेस इन डेली रूटीन। तीसरा होता है आपका सेंसरी सेंसिटिविटीज, क्योंकि इनको जो साउंड, जैसे कई लोगों को मेरी आवाज बहुत चुभ रही होगी यहाँ पे ना, कई लोगों को लग रहा है कितना लाउड बोल रही है ना। तो इन लोगों को क्या, छोटा सा साउंड बहुत ज्यादा लगता है। और कईयों को आप कितना भी तेज बोलो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपने जोन में रहते हैं, उन्हें मतलब ही नहीं है। तो इन लोगों का जो बैलेंस है ना, वो थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है। तो सेंसरी डिफिकल्टीज आपके साउंड के लिए भी होती है, आपकी लाइट के लिए भी होती है। कई लोग आंखें बंद कर देते हैं, कई लोग लाइट को सीक करते हैं, उस लाइट की तरफ ही देखते रहेंगे, है ना। कई लोग पंखे की तरफ देख के रहेंगे। तो इनके अंदर सेंसरी डिफिकल्टीज होती है, उसमें भी ये लोग चैलेंजेस फेस करते हैं। ठीक है। तीसरा चैलेंज, नेक्स्ट चैलेंज होता है चैलेंजेस इन सोशल इंटरेक्शन। चौथा है आपका रेपिटेटिव बिहेवियर्स, वही जैसे हैंड फ्लैपिंग करा, टायर को घुमाते रहे। तो ये सब खुद को काम करने के लिए होता है, कि मैं टायर को घुमा रहा हूँ, मुझे एक सर्टेनिटी मिल रही है कि मैं जब टायर को ऐसे घुमा रहा हूँ, तो एक इनको ना बहुत सूदिंग इफेक्ट, सूदिंग एक मोशन मिलता है कि हाँ ये चीज हो रही है। तो एक आपका हो गया रेपिटेटिव बिहेवियर्स। एक होता है ईटिंग और स्लीपिंग डिफिकल्टीज। कई बच्चे हैं सिर्फ लिक्विड डाइट लेते हैं, कई बच्चे, क्योंकि माँ बाप मैंने देखा है एक ही चीज बनाते हैं कि हमारा बच्चा ये नहीं खाता। बट वहां पे भी क्या है, अर्ली जो आप, जितना जल्दी आप बच्चे को हर चीज इंट्रोड्यूस कराओगे, छोटे में बच्चे के टेंट्रम को सहना समझना बहुत ईजी होता है। तो बच्चे को हर चीज खिलानी है। तो क्योंकि इन बच्चों को स्लीपिंग डिफिकल्टीज होती है, ईटिंग डिफिकल्टीज होती है। स्लीपिंग डिफिकल्टीज में क्या है, आप बच्चे को कितना भी थका लो, बच्चा लेकिन रात को 12:30 1 बजा देता है सोते सोते, फिर सुबह उठता है लेट, पूरा पैटर्न गड़बड़। तो वहां पे क्या है, हमें इनका स्लीपिंग पैटर्न बनाना है। बच्चे को आप 7 o'clock डिनर करवाइए,
ठीक है, 7 से 8 तक इनका खाना अपना पचेगा, उसके बाद ठीक 8, सवा 8, साढ़े 8 पे आप लोग बेड पे लेके जाइए। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, क्योंकि ये सब चीज़ें मैंने फेस की हैं। तो आज मेरा बच्चा क्या 10 ओ क्लॉक सो जाता है और सुबह उठता है 7, 6:30, जो भी हमारा टाइमिंग है। ठीक है, ये सब कैसे, पैटर्न की वजह से, क्योंकि हमें अब इनकी बॉडी को, जो हमारा रिदम होता है ना, रिदम होता है बॉडी का, रिदम बनाना पड़ता है। इनका रिदम इम्बैलेंस होता है, स्लीप वेक साइकिल, बाउल ब्लैडर साइकिल, है ना, मतलब आपका मोशन कब पास करना है, कब क्या, इन सब साइकिल को हमें बनाना पड़ता है, वो सब पैटर्न के थ्रू होता है। और एक हमारा होता है सडन इमोशन आउटबस्ट, क्योंकि ये लोग एकदम से फैल जाएंगे और इतना तेज फैलेंगे कि इनके लिए भी मतलब रिस्क होता है, कहीं तेज गिर गए, है ना। तो सडन बस्ट होता है, एक होता है टेंट्रम, एक होता है आपका मेल्ट डाउन। तो टेंट्रम तो वो है कि बच्चा कोई चीज़ जानबूझ के कर रहा है, उसको अपनी बात मनवानी है। और मेल्ट डाउन हुआ है कि बच्चे को खुद भी नहीं पता कि उसके अंदर क्या इमोशनल आउटबस्ट ऐसा हुआ, क्या इम्पल्सिविटी ऐसी हुई कि उसके सेंसेस मतलब बहुत ही उसके लिए मैनेज करने मुश्किल हो गए। तो यहाँ पे भी हमें इन हर सिचुएशन में, टेंट्रम में है तो हमें बच्चे को समझना होगा, कहीं पे स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा जहाँ पे हमें लगेगा हाँ ये बच्चा अपनी बात मनवाने के लिए कर रहा है। लेकिन बच्चा अगर अपने मेल्ट डाउन फेज में, उसको भी नहीं पता कि क्या हो रहा है, वहाँ पे हमें उसको बार बार नहीं क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, क्या चाहिए, वो नहीं, थोड़ी देर छोड़ दो, लेट हिम, उसको करने दो जो उसे करना है। जहाँ पे जब उसका एकदम अपने अंदर का गुबार जब निकल जाएगा, उसके बाद धीरे धीरे तब आप उसके पास जाओ। तो ये सब स्ट्रेटजीज हैं और ये चैलेंजेस, सोचो इन बच्चों की जिंदगी कितने चैलेंज से भरी हुई है ना। इतनी छोटी छोटी चीजें भी जो हमें नॉर्मल लगती हैं, कि कहीं से साउंड आ रहा है तो हमें लगता है हाँ यार वो साउंड कितना अच्छा है, और इन लोगों को दूर से आता हुआ साउंड भी परेशान कर रहा है। और उस परेशान वाली कंडीशन में ये खुद को सामने वाले के बोल के, तू मतलब सामने वाला कहता है तू मेरी बात सुन, ये देख, वो देख, ये ला, वो ला, और इनको परेशान कर रही है पीछे वाली चीज। लेकिन तब भी ये हमको अपने बीच में मैनेज करने की कोशिश करते हैं। तो मैं आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आपको कहीं भी अगर कोई ऐसा बच्चा दिखे जिसको ऑटिज्म है, तो आप उसकी सबसे पहले उसको देखिए और सोचिए कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, उसकी परेशानी समझिए। क्योंकि समझ से ही, जब पहले सबसे पहले जानकारी होना जरूरी है, जानकारी के बाद आप अपनी समझ बढ़ाएंगे और तब आप उनसे जुड़ेंगे, तब आप उनको उस नज़रिए से देख पाएंगे जैसा इनको चाहिए। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम देना चाहूंगी कि आप प्लीज़ इन बच्चों को समझिए और उनके साथ एक उस तरीके से रिएक्ट कीजिए जैसा इनको ज़रूरत है। क्योंकि और उनके उनके साथ भी और उनके जो परिवारजन हैं उनके साथ भी, क्योंकि उनकी लाइफ हमारी लाइफ बहुत चैलेंजेस से जुड़ी हुई है, भरी हुई है। लेकिन उस स्थिति में भी हम अपने आप को समाज के साथ जोड़ के हर सुख में, हर दुख में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो आप हमारी परेशानी समझिए, हमारे बच्चों को समझिए। धन्यवाद। हम्म। थैंक यू सो मच प्रीति मैम, अपने एक्सपीरियंस को एग्जाम्पल्स के साथ हम सभी के साथ शेयर करने के लिए। अब मैं अगले वक्ता के रूप में हमारे विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर सिद्धार्थ पोखरियाल सर को आमंत्रित करना चाहती हूँ। डॉक्टर सिद्धार्थ पोखरियाल संगीता, उत्तराखंड। सुन संगीता, जी सर। अभी कोई इनमें से ये पता कर, कोई पेरेंट्स अगर है वो अपनी बात रखना चाह रहा है, तो मेरे को लग रहा है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि कोई और पेरेंट्स हो। अगर कोई है तो वो या तो मैसेज कर दे इसमें। आप में से मुझे अगर कोई आपसे, स्पेशल पेरेंट्स है जो अपनी बात को हम सबके समक्ष रखना चाहते हैं, तो आपसे अनुरोध है कि आप मैसेज कर सकते हैं। हम उनको को होस्ट बना देंगे ना, और वो हाँ बोलना जी। चाहेंगे तो बोल लेंगे। आप सभी प्रतिभागियों में यदि कोई स्पेशल पेरेंट्स है और अपने बातों को हम सबके समक्ष रखना चाहते हैं, तो कृपया करके मैसेज करें। अरे ये डॉक्टर शिवाजी हैं, ये एमएड के स्टूडेंट हैं, ये शायद बोलना चाह रहे हैं। इनको मैं वो कर देता एक बार, इनकी बात को जा। शिवाजी कुमार जी है ना? शिवाजी कुमार जी आप बोलिए, आपको अनम्यूट करने का वो आ गया है। जी नमस्ते सर। शिवाजी सर, आपसे अनुरोध है कि आप अपने विचार को जी हमारे जी साथ जी। साझा कर सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि जो हम लोगों ने कल ही दिल्ली में इंडियन स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ ऑटिज्म वर्ल्ड ऑटिज्म डे मनाया। तो गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स होती है। मैं चाहूँगा कि उस स्कीम को भी जो है, अगर हम लोग उसको करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं। दूसरा है कि स्पोर्ट्स से बहुत सारे रिसर्च आए हैं जो इन बच्चों को स्पोर्ट्स से जोड़ा गया है, तो उनका काफ़ी चेंजेज आया है। आप लोग को मौका मिले तो मैंने एक लिंक डाला है, इंडियन स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ ऑटिज्म। अभी पटना में 13 से 15 मार्च को
12th नेशनल एथलेटिक चैंपियनशिप फॉर ऑटिज्म का आयोजन हुआ, जिसमें 600 जो है ऑटिज्म के जो हमारे एथलीट्स हैं फ्रॉम 19 स्टेट्स भाग लिए थे। उसके रिजल्ट और बाकी चीज़ फोटोग्राफ्स भी है। तो जो पेरेंट्स हैं उनको मैं बता दूं कि एक स्पेशल ओलंपिक्स होता है जिसमें ऑटिज्म के बच्चे भाग लेते हैं। एक ऑटिज्म स्पोर्ट्स होता है, उसमें भी बच्चे उसमें भाग लेते हैं और उसमें उनको भाग लिवाई है। उससे काफ़ी चेंजेस जो है उसमें देखने को मिला है। पूरा रिसर्च पेपर भी उसमें डाला हुआ है। दूसरा है कि गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीम्स इन बच्चों के, इनके पेरेंट्स के लिए लाए हैं। जैसे सेक्शन 38 है RPWD एक्ट में, जो बच्चे को ज़्यादा सीवियरली प्रॉब्लम्स हैं उसमें वो सपोर्ट मांग सकते हैं। उसमें सिविल सर्जन के साथ जाके हाई सपोर्ट्स नीड्स का अगर सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं और अपने स्टेट कमिश्नर डिसेबिलिटी के यहाँ वो जाते हैं तो गवर्नमेंट उसके लिए बहुत सारे जो फैसिलिटीज़ हैं वो उपलब्ध कराती है। खासी नेशनल ट्रस्ट के स्कीम्स हैं। 1 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस है, निरामया हेल्थ इंश्योरेंस, जो मिनिमम उसको 250 रुपये सालाना प्रीमियम उसका देना पड़ता है। और 1 लाख रुपए तक का सालाना हेल्थ इंश्योरेंस, जैसे स्पीच थेरेपी कराते हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपी कराते हैं या कुछ भी हेल्थ केयर कराते हैं तो आप करा सकते हैं। कुछ नहीं करना है, जो आप वेबसाइट पर जाइएगा, नेशनल ट्रस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है डिपार्टमेंट ऑफ डिसेबिलिटी, अगर आप सर्च करेंगे, या जो NGO रजिस्टर्ड हैं नेशनल ट्रस्ट से, RO बोलते हैं, रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन, उनके पास से भी उनको मदद पहुंचा सकते हैं। और आपको बता दें कि बहुत 6 आउट ऑफ 68 बच्चे अभी पैदा हो रहे हैं ऑटिज्म के। तो इन्फेंटाइल ऑटिज्म शुरुआती दौर में अगर 3 साल से पहले जन्म के समय ही अगर उनको डिटेक्ट कर लिया जाए तो अर्ली इंटरवेंशन और बाकी सर्विसेज से जो है उनको हम लोग मेन स्ट्रीम में ला सकते हैं। तो बस मेरा यही कहना था कि ऑटिज्म बच्चों के लिए जो है स्पोर्ट्स और गवर्नमेंट की स्कीम्स में उनको ज़रूर सम्मिलित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू स्पीक। थैंक यू सो मच सर। आपके द्वारा दी गई जानकारी के द्वारा मुझे आशा है कि हमारे प्रतिभागी जरूर इसका लाभ लेंगे। अन्य कोई प्रतिभागी? अन्य कोई प्रतिभागी है जो अपने विचारों को हमारे समक्ष रखना चाहता है? हेलो यस मैम। जी, आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी